हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है बच्चों। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे बच्चों। तो हम बायोमोलिक्यूल के बारे में बात कर रहे थे। बायोमोलिक्यूल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो उस कार्बोहाइड्रेट्स को ही आगे प्रोसीड कर रहे हैं बच्चों हम लोग। तो उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक ग्लूकोज आया था बच्चों। तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि ये जो ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज को शो नहीं कर पाता है। जो अल्डिहाइडिक ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ऐसा क्या क्या कौन कौन सा रिएक्शंस होगा बच्चों जो हम ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो हम देखेंगे यहां पर लिमिटेशन ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो ग्लूकोज में हम बात करेंगे बच्चों, वो अल्डोज और कीटोज दोनों के लिए काम करेगा बच्चों। उसका हम एक एग्जांपल ग्लूकोज के रूप में लिए, क्योंकि ग्लूकोज मेरा इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है। तो उससे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग। तो और क्या रिएक्शन है बच्चों, जो लिमिटेशन आप बोल रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय देयर ओपन चेन स्ट्रक्चर। जैसा कि यहां पर दिख रहा है ओपन चेन स्ट्रक्चर, जो फिशर प्रोजेक्शन वाला स्ट्रक्चर होता था ओपन चेन का, वही बात कर रहे हैं यहां पर हम लोग। हम थोड़ा इसको इस तरह से लिख दिए हैं, जिसमें कि आपको सी स्टार यहां पे दिखेगा। ये कारिल कार्बन है इस तरह से। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर के द्वारा कौन कौन सा रिएक्शन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, हम आज उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो जरा देखो आप लोग, पहला जो है डी ग्लूकोज। आप डी ग्लूकोज के समझ रहे हैं, फिशर प्रोजेक्शन में सबसे लास्ट कार्बन का जो सी स्टार होगा बच्चों, अगर वो फिशर प्रोजेक्शन में उसका उस लास्ट सी स्टार का ओएच कहां होगा, राइट साइड होगा, तो डी ग्लूकोज हो जाएगा। तो उसी डी ग्लूकोज के बारे में बात हो रहा है बच्चों। डी ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म एज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, which never be explained from their open chain structure। अगर आप सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर लेंगे बच्चों, फिशर प्रोजेक्शन लेंगे अल्फा डी ग्लूकोज का, तो उस डी ग्लूकोज का दो आइसोमेरिक फॉर्म होता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है। और ये जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है बच्चों, ये तो उसका साइक्लिक फॉर्म है, हेमिसिटल फॉर्म है, एक साइक्लिक का स्ट्रक्चर है उसका। तो अगर हम ओपन चेन पर ही रहें तो फिर हम ये इन दोनों आइसोमर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो जरा इसमें देखें हम लोग कि अल्फा डी कैसे बना पाएंगे, बीटा डी कैसे बना पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज का बनने का तरीका क्या है, उसको जरा समझो आप लोग। जब हम डी ग्लूकोज को बच्चों एक्वस सॉल्यूशन या अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज ले, हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ले या अल्कोहलिक सॉल्यूशन ले, किसका, डी ग्लूकोज का, और उसको हीट किया जाए बिलो 371 केल्विन पर। बिलो 371 केल्विन से कम पर उसको हीट करना है बच्चों। और जब हीट करेंगे उसको और उसके बाद उसको स्लोली कूल्ड करेंगे, तब क्या होगा कि जब आप हीट कर रहे होंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उस लिक्विड्स के अंदर, इस लिक्विड के अंदर, वो तो कुछ निकल जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। तो जो हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप होगा, ग्लूकोज वाला जो पार्ट होगा, वो आपस में एक दूसरे से सॉल्यूट इंटरेक्शन करेगा और उसके बाद वो क्रिस्टल बनने लगेगा। किसका क्रिस्टल बनेगा बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज का क्रिस्टल बनेगा।
अल्फा डी ग्लूकोज क्रिस्टल इज फॉर्म। लेकिन ये कैसे हो पाएगा, फिर से रिपीट करते हैं आपको कि सबसे पहले तो आप डी ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन को या अल्कोहलिक सॉल्यूशन को आप हीट करो। कितने पे हीट करो, 371 केल्विन के बिलो हीट करना है आपको बच्चों, ताकि कुछ मात्रा में जो है कंसिडरेबली वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ वहां से इवोपरेट कर जाए बच्चों। और फिर उसको हम लोग उसको हम फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर करके एक ग्लास ट्यूब में रख ले हम लोग उसको, जो बचा हुआ हीटेड किया हुआ हमारा जो था। और उसके बाद जो उसको उस फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास हीटेड किया हुआ जो सॉल्यूशन होगा बच्चों, उसको कुछ समय के लिए स्लोली कूल्ड करते हैं हम लोग उसको। थोड़ा समय तो ज्यादा लगेगा उसके अंदर, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल की जो मात्रा कम गया है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो ग्लूकोज की जो इंटरेक्शन होगा आपस में बढ़ेगा और वो क्रिस्टल बनने लगेगा। और वो क्रिस्टल किसका होगा बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज का। उस अल्फा डी ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बच्चों 146 डिग्री सेल्सियस होगा। उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा 112 डिग्री होगा, जो कि डेक्स्ट्रो होगा। यहां पर प्लस आपको लिखा हुआ बच्चों, इसका मतलब डेक्स्ट्रो होता है, राइटवर्ड रोटेशन करेगा। और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है बच्चों, जब ये फ्रेशली बना हो तो इसका जो स्टेबिलिटी है वो आपका बीटा डी ग्लूकोज से क्या होगा, कम होगा। और दूसरी यहां पर जो बात हम बोल रहे हैं आपको कि जो फ्रेशली फॉर्म हमारा है उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 112 डिग्री है। लेकिन आपको पता है कि अल्फा डी ग्लूकोज को वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है बीटा डी ग्लूकोज में और इक्विलिब्रियम पे जाता है। और उसका जो इसी अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है जो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पर जो आता है वो प्लस 52.7 डिग्री होता है। लेकिन चूंकि हम फ्रेशली की बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्लस 112 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन यूज करेंगे हम लोग इसका। ठीक है, तो ये बता दिए अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनेगा। तो क्या इस अल्फा डी ग्लूकोज को हम लोग ओपन चेन के ग्लूकोज के ओपन चेन से एक्सप्लेन कर पाएंगे बच्चों? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जरा देखो आप लोग यहां पर कुछ स्ट्रक्चर भी आपको दिखाएं अल्फा डी ग्लूकोज के लिए। जैसे हमारे पास क्या है, OH है, ऐसा COH कर दिए हम लोग। ये तो डी ग्लूकोज हो गया बच्चों। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका अल्फा बनाना हो तो इसका साइक्लिक का स्ट्रक्चर बनाएंगे, माइनस होगा प्लस होगा। इसका वाला हाइड्रोजन यहां जाएगा बच्चों, ये माइनस वाला पार्ट यहां जाएगा, है ना। O माइनस और H प्लस के रूप में जब टूटेगा तो इसका जो बनेगा, क्योंकि थोड़ा हम और एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले भी आप लोग ऐसा समझे होंगे, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर दे आपके लिए। ये उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है बच्चों। यही ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। इसका पहला C स्टार कहां है बच्चों, C स्टार का OH कहां, राइट साइड है, अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। और इसको हम लोग हॉबर्ट प्रोजेक्शन में लिखना चाहे बच्चों तो क्या हो पाएगा, अल्फा की बात कर रहे हैं जो राइट में है, सब नीचे चला जाएगा बच्चों। ऐसा होगा बच्चों यहां पर। इसका नाम क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूको पैरानोज, ये सब समझ रहे हैं। इसका एक आपको हम चेयर फॉर्म दिखाते हैं बच्चों। इसका एक साइक्लिक चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर होता है
जिसको समझना है आप लोग को। यहां पर कुछ ऐसा होता है। देखो यहां पर इसका जो ऊपर वाला है H है, यहां H कर देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन। ये हो गया इसका एक्सियल पोजीशन। फिर क्या होगा बच्चों, ये तो 1 नंबर पे था, 2 नंबर पर OH नीचे आएगा, H ऊपर जाएगा। 3 नंबर पे H नीचे आएगा, OH ऊपर जाएगा। 3 4 5 1 2 3 4 4 पे क्या है बच्चों, OH नीचे आया, H ऊपर गया। 5 पर जो है CH2OH ऐसे आया। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसका चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम लोग, जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का पैरानोज का एक चेयर फॉर्म है। तो देखो यहां पर जो H है, यहां OH है बच्चों, इसके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं लग रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगता है बच्चों, तो इसका स्टेबिलिटी कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है ये। लेकिन आप बीटा डी ग्लूकोज में देखेंगे कि यही OH जो होगा बच्चों, ये ऊपर होगा, ये OH ऊपर होगा, ये H नीचे होगा, और इस OH और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगने लगेगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से देख लो, ये तो हम आपको बताएं चेयर फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब उसी तरह से बीटा को समझो बच्चों। तो अगर हम सिर्फ ओपन चेन पे होते, इस साइक्लिक रिंग के बारे में बात नहीं होता बच्चों, तो इस की अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज 2 आइसोमेरिक फॉर्म है, वो एक्सप्लेन नहीं होता ओपन चेन से सिर्फ। ठीक है, तो इसका जरा बीटा भी समझो आप लोग बच्चों, कि अगर बीटा डी के लिए समझ लीजिए यहां पर कि अगर हमारे पास क्या है कि एक्वस हो या अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज, एक्वस या अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज को क्या करो बच्चों, आप लोग हीट करो एबव 371 केल्विन टेम्परेचर। अगर हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज को, यानी कि डी ग्लूकोज को हम लोग पानी में डाल दिए और सॉल्यूशन बना लिए, और या तो अल्कोहल में डालकर सॉल्यूशन बना लिए, और उसको हम लोग हीट किए बच्चों। हीट करने से कितना हीट करेंगे आप, एबव 371 केल्विन टेम्परेचर, एंड देन स्लोली कूल्ड, और तब जाके उसको स्लोली कूल्ड करेंगे हम लोग। तो आपको जो वहां पर जब ग्लूकोज का जब इंटरेक्शन होगा, क्रिस्टल बनने लगेगा। ग्लूकोज का जो क्रिस्टल बनेगा वो किसका क्रिस्टल बनेगा बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज का क्रिस्टल बनेगा, क्रिस्टल इज फॉर्म। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो हो जाएगा 150 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। स्पेसिफिक रोटेशन पता है आपको कि +19 डिग्री होगा। लेकिन ये कब होगा, जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा, क्योंकि ये भी तो बीटा डी जो है आपका अल्फा डी में कन्वर्ट होने लगेगा, अप टू इक्विलिब्रियम पर जाएगा, और वहां पर जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा वो +52.7 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अभी फ्रेशली में तो 19 डिग्री डेक्स्ट्रो करेगा बच्चों ये, ठीक है, राइट वर्ड करेगा, और ये मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल फॉर्म है। इससे स्टेबिलिटी हम किससे मेजर कर रहे हैं हम लोग, तो अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्टेबिलिटी बीटा डी वाले से कम होगा, और बीटा डी ग्लूकोज का स्टेबिलिटी अल्फा डी से ज्यादा होगा। क्यों होगा बीटा डी ग्लूकोज का जो स्टेबिलिटी ज्यादा, उसके चेयर फॉर्म से ये डिसाइड करते हैं बच्चों हम लोग। इसका चेयर फॉर्म क्या होता कि अगर हम लोग कुछ बनाए होते इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बीटा डी वाला, तो
कुछ ऐसा होता है यहां पर, ऐसा होता। देखो यहां फिशर प्रोजेक्शन में उसके साइक्लिक का स्ट्रक्चर में वो लेफ्ट साइड है बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज है ये, इसका हम लोग को हावर्थ प्रोजेक्शन बनाए। OH H ऐसा होगा बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूको पायरेनोज, ऐसा हो जाएगा ये, क्योंकि इसका ये ऊपर चला गया, जो राइट वाला होता है वो सब लेफ्ट नीचे चला जाता है, लेफ्ट वाला ऊपर रहता है बच्चों यहां पर, ठीक है। तो OH यहां पर हो गया ऐसा करके। अब इसका हम अगर चेयर फॉर्म बनाए बच्चों, तो वो जरा समझो आप लोग। ऐसा हो गया, देखिए OH H OH H H OH OH, ऐसा बनाएंगे इसका चेयर फॉर्म। रियल फॉर्म तो यही है बच्चों उसका। और यहां पर देख पाएंगे कि इस ऑक्सीजन में और इस हाइड्रोजन में क्या लगने लगेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, जिसके वजह से इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा बच्चों। ये समझ रहे हैं बात आप लोग। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही हम लोग ये उसकी स्टेबिलिटी और इसका दो स्टीरियो आइसोमर्स अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। अब आगे का समझो बच्चों, ये सेकेंड स्ट्रक्चर समझना आप लोग, सेकेंड रिएक्शन समझना आप लोग। अब कि हम पहला तो आपको बता दिए फर्स्ट में क्या हुआ, दूसरा में आपको समझो बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि ग्लूकोज के अंदर जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज है बच्चों, उसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप तो है, CHO ग्रुप तो है, तब तो उसको हर एक वो रिएक्शन देना चाहिए जो एल्डिहाइड में हो सकता है। लेकिन ग्लूकोज वाले केस में बच्चों कुछ डिफरेंट बात हो जाता है। यहां पर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एल्डिहाइड में तो होता है, लेकिन इस ग्लूकोज में एल्डिहाइड रहने के बावजूद भी वो रिएक्शन नहीं हो पाता है। यानी कि हमको लिखना चाहिए यहां पर क्या, डी ग्लूकोज नॉट सो सम कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, like glucose not give Tollens region test, sorry DNP test, glucose not reacts with सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता बच्चों, ये डीएनपी टेस्ट नहीं देता है, ये नॉट गिव डीएनपी टेस्ट एंड चिप्स बेस्ड टेस्ट। तो ये देखो आप लोग यहां पर, जबकि कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप हो बच्चों किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको डीएनपी टेस्ट देना ही चाहिए, उसको सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करके कोई एडिशन प्रोडक्ट बनाना ही चाहिए या चिप्स बेस्ड टेस्ट देना चाहिए। लेकिन ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप रहने के बावजूद भी
उस अल्डिहाइडिक ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बच्चों वो ग्लूकोज नहीं दे पाता है। तो इसको क्या ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर पाएंगे? क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर में तो आपको ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है आपको, बट ये तो ऐसा नहीं कर पाता है ये, क्योंकि हम आपको पहले बताया बच्चों कि जो डी ग्लूकोज है उसके दो आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, और कुछ मात्रा में उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है बच्चों। यानी कि हम आपको बता दें कि हमारे पास क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है जो इक्विलिब्रियम में रहता है किसके, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ये ऐसा होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम में रहता है ये दोनों। ये 34% पे होता है, ये 0.05% या 2% पे कर सकते हैं इसको, और ये हमारा जो 64% में रहता है बच्चों। लेकिन कुछ तो ओपन चेन में रहता है, क्योंकि अल्फा बीटा में तभी जा पाएगा बच्चों जब अल्फा का जो साइक्लिक रिंग है वो ब्रेक करेगा, फिर वो इन्वर्ट होगा और तब वो बीटा में जा पाएगा। तो ओपन चेन का स्ट्रक्चर तो रहेगा वहां पर, तो इसके थ्रू ही वो अल्फा बीटा में जा रहा है और बीटा अल्फा में जा रहा है। इसकी मात्रा तो है यहां पर, लेकिन बहुत कम मात्रा है इसका। और इसी के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों कि अगर हम लोग HCl का रिएक्शन करवा दें या NH2OH का रिएक्शन करवा दें तो ये सब रिएक्शन हो जा रहा है। मतलब की है कि साइनोहाइड्रीन या ऑक्सीन फॉर्म ये तो बन जा रहा है। HCl से करेंगे तो साइनोहाइड्रीन बन जाएगा, NH2OH से करेंगे तो ऑक्सीन बन जाएगा। तो ये सारे रिएक्शन अल्डिहाइडिक ग्रुप है वहां पर, तो रिएक्शन हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग DNP टेस्ट करवाते हैं, चिप्स बेस टेस्ट करवाते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करवाते हैं, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाता है बच्चों। तो क्या हम इसको ओपन चेन से इसको डिसाइड कर पाएंगे? नहीं, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर से डिसाइड कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे जरा इसको समझें आप लोग। ये जो रिएक्शन हो रहे हैं बच्चों वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसको जरा समझो यहां पर क्यों नहीं हो पाया। थोड़ा बेसिक जो रूल है उसको समझना है आप लोग, क्यों नहीं हो पाया। जो ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं बच्चों तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है आपका। तो हो क्या रहा है कि जब ये दोनों गया इसके पास रिएक्शन करने के लिए, बारी बारी से क्या होगा, अकेले क्या होगा, तो अलग अलग प्रोडक्ट दिखा रहे हैं आपको। तो ये रिएक्शन हुआ और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो देखो जब रिएक्शन हुआ इसके साथ, इस ग्लूकोज के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो कुछ मात्रा इससे घटा होगा, कुछ कंज्यूम हुआ होगा, और जितना कंज्यूम हुआ है बच्चों इस ओपन चेन का ग्लूकोज का मात्रा वो मेंटेन हो गया इस इक्विलिब्रियम से, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम फिर उसको उतना ही अमाउंट दे दिया और ये रिएक्शन इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। कैसे किया? रिएक्शन हुआ इसके साथ, ये प्रोडक्ट बना, इसका मतलब इसका कुछ मात्रा जो है, कुछ मॉलिक्यूल, इसका कुछ अमाउंट जो है इसका कुछ कंज्यूम हुआ होगा, और वो इरिवर्सिबल है तो वो कंज्यूम हुआ ही होगा। और जब कंज्यूम हुआ होगा तो उस जितना कंज्यूम हुआ होगा बच्चों, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज लीक चैटरलियर प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए उतना उसको मेंटेन करवाया होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन दिखता है, रिएक्शन हुआ है, ये प्रोडक्ट बना है, ये रिएक्शन दिखता है आपको यहाँ पर, वो प्रोडक्ट बनेगा उसका। ठीक है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन जैसे ही हम लोग चिप्स बेस में जाते हैं बच्चों, चिप्स बेस करवा ले या DNP टेस्ट करवा ले या सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करवा ले, तो ये रिएक्शन नहीं शो कर पाता बच्चों, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब जब ये प्रोडक्ट बनेगा कुछ बच्चों, मान लो कि प्रोडक्ट बना, जो कि बनेगा नहीं, मान लो कि प्रोडक्ट बना, तो फिर ये दोनों फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इसका मतलब इसका कुछ अमाउंट कंज्यूम हुआ ही नहीं है, मतलब ये रिएक्शन जो है इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर पाया है।
नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये जिस मात्रा में था उसी मात्रा में था क्या बच्चों, अब कोई फर्दर रिएक्शन हुआ ही नहीं, इसका मतलब यानी कि दिस रिएक्शन these all reaction या reaction not occurs, reaction not occurs। क्यों? क्योंकि यहां पर इरिवर्सिबल था, तो इक्विलिब्रियम जो था डिस्टर्ब हुआ था। और जितना मात्रा कंज्यूम हुआ था उतना मात्रा इस इक्विलिब्रियम से मेंटेन हो गया उसको। लेकिन यहां पर तो क्या ये पहले से इक्विलिब्रियम पर है और ये भी जाकर के वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को शो करेगा, तो इसका कुछ मात्रा भी डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा, कंज्यूम नहीं हो पाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हो पाएगा। इक्विलिब्रियम नॉट डिस्टर्ब, इसका मतलब रिएक्शन हुआ ही नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं होता है बच्चों। अब ये सोचो कि अगर ये सिर्फ रहता, ये सिर्फ ओपन चेन होता, ये इक्विलिब्रियम नहीं होता अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के साथ, ये सिर्फ ओपन चेन होता, तब तो रिएक्शन शो कर सकता था ये। लेकिन ये चूंकि पहले से इक्विलिब्रियम पर है अल्फा डी और बीटा डी के साथ, उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ, और इसीलिए ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो पाया, क्योंकि दूसरा वाला फिर से रिएक्शन आकर के इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाह रहा था, है ना। तो इसके वजह से क्या हुआ कि रिएक्शन शो नहीं कर पाया। तो ये जो इक्विलिब्रियम मेंटेन पहले से था बच्चों, ये किसके वजह से था? वो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के वजह से था, जिसको हम ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इस रिएक्शन क्यों नहीं हो पाया, इसको एक्सप्लेन कैसे कर पाए बच्चों हम लोग? तो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के वजह से हम कर पाए हम लोग, ओपन चेन की वजह से नहीं, साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि वो सब आपस में इक्विलिब्रियम में पहले से है और ये इक्विलिब्रियम वाला उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। ठीक, इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा रिएक्शन देखो बच्चों, आप लोग एक हम लोग यूज करते हैं बच्चों ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इसके बारे में जरा बात करेंगे हम लोग। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, जैसा कि हम ग्लूकोज का जब रिएक्शन लिखवा रहे थे बच्चों, तो हम ग्लूकोज को हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ H+ के साथ रिएक्शन करवाए थे बच्चों, और बताए थे कि ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनेगा। बट ये पेंटा एसीटेट जो बना आपका ग्लूकोज का, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, not reacts with hydroxylamine or not give other characteristic reaction of aldehyde group, that means इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? It indicate the absence of aldehyde group in glucose पेंटा एसीटेट। अब जरा समझो बात को, यहां पर क्या हुआ कि ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो था बच्चों, नॉट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्साइलेमिन, क्योंकि एल्डिहाइड अगर है वहां पर तो हाइड्रोक्साइलेमिन से रिएक्शन करना चाहिए, ऑक्सीजन बनाना चाहिए, या कोई भी अदर रिएक्शन जो एल्डिहाइड ग्रुप का होता है बच्चों, कोई रिएक्शन नहीं दे पाया ये। और इससे हम एक निष्कर्ष निकाल पाए कि ग्लूकोज पेंटा एसीटेट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं। तो क्या हम इस कॉन्सेप्ट को
ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे बच्चों हम लोग। तो हम आपको बताएं रीजन क्या है इसका। रीजन ये है बच्चों कि जो हमारे पास ग्लूकोज पेंटाएसीटेट है, existing glucopyranose cyclic form, या इसको यहां पर साइक्लिक लगा दो हम लोग, साइक्लिक ग्लूकोपायरानोज फॉर्म। और वो साइक्लिक ग्लूकोज पायरानोज कैसे बना बच्चों यहां पर, वो थोड़ा हम आपको बता दें। क्योंकि ये जो एग्जिस्ट हुआ है इस फॉर्म में, ये तभी एग्जिस्ट हुआ है जब हम लोग ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए होंगे। क्योंकि सिर्फ ओपन चेन से तो आपका वो नहीं एक्सप्लेन हो पाएगा, क्योंकि ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही ऐसा रिएक्शन हुआ है बच्चों, और साइक्लिक ग्लूकोज पायरानोज बन पाया है, ग्लूकोपायरानोज बन पाया है। तो देखो आप लोग कि अगर हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज होता है बच्चों, और हम लोग क्या करें यहां पर, इसको हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा ली इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो थोड़ा हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं बच्चों, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एसी। एसी का मतलब हो गया एसिटाइल ग्रुप, तो एसी ओ एसी है ना, इस तरह से समझेंगे आप लोग। शॉर्ट में लिख रहे हैं थोड़ा, एसी का मतलब एसिटाइल ग्रुप, CH3CO ग्रुप को बोलते हैं बच्चों एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो अल्फा डी ग्लूकोज दिख रहा है बच्चों, रियली में जो पेंटाएसिटेट बनेगा ग्लूकोज का, वो इसी मॉलिक्यूल के द्वारा बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के द्वारा। तो जरा सोचो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, पहले आपको बता दे। ये वाला पार्ट हो जाएगा और यहां से ये H निकलेगा, यहां से ये H से बॉन्ड होगा, टूटेगा, ये H इसके पास जाएगा, O के पास जाएगा, और ये वाला पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी कि OACH। देखो यहां पर जहां जहां आपको H दिख रहा है अल्कोहल का बच्चों, वो हटेगा, वहां पे ये AC वाला पार्ट जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग OAC कर दे, H OAC H OAC। ये देखो ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट बन गया बच्चों, पेंटाएसिटेट 1 2 3 4 5 एसिटेट आ गया, यहां पर एसिटाइल ग्रुप आ गया, तो इसका पेंटाएसिटेट हो गया बच्चों, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे हार्वर्ड प्रोजेक्शन में दिखाते थे बच्चों, और यहां पर समझ पाएंगे आप लोग कि जो अल्डिहाइडी कार्बन था बच्चों, उसका जो OH था, अब वो OH नहीं रह गया, उसमें H हट करके AC जुड़ गया, यानी कि जो OH था अब वो बॉन्डेड हो गया, H हट करके जो है वो AC हो गया, यहां पर बॉन्डेड हो गया। यहां फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं बचा बच्चों, यहां पर ये फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं बच पाया, क्योंकि वो तो बॉन्डेड हो गया, एसिटाइल ग्रुप से जुड़ गया। इसलिए ये तो फेरिक सॉल्यूशन या टॉलिंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएगा बच्चों, क्योंकि यहां पर तो एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया, हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो एनोमेरिक कार्बन पर, ये जो पहला कार्बन CH है बच्चों, इसका जो OH है वो आपके पास फ्री नहीं बच पाया, बॉन्डेड हो गया। इसलिए ना तो ये आपका टॉलिंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाएगा, ना ही फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर पाएगा। तो ये जो हमारे पास हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चों यहां पर OAC, जरा देखो इसको आप लोग,
ये जो ऐसा बन पाया है, जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन को नहीं शो कर पाता है, तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर से बना पाएंगे? क्या ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, अगर उससे हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएं तो क्या ये ऐसा मॉलिक्यूल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब वो ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, है ना। और ये हमेशा ग्लूकोज ये पायरेनोज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या लिखा हो? ग्लूकोज पेंटाएसिड एग्जिस्ट इन साइक्लिक ग्लूकोपायरेनोज फॉर्म, जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको, तभी ये कंपाउंड बन पाता है। और ये जो भी एल्डिहाइडिक ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है उसको शो नहीं कर पाएगा बच्चों, ठीक है। तो जैसा हम अल्फा बताया आपको, हम उसी तरह से बीटा हो जाएगा। ये क्या हो गया? अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज पेंटाएसिटेट। क्या लिखे बच्चों? अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज पेंटाएसिटेट, ठीक है। तो सेम वर्क आप बीटा में भी कर सकते हैं हम लोग। यहां पर OH को इधर कर दो, उसके बाद रिएक्शन करवाओ, पेंटाएसिटेट बनेगा, ये OH ऊपर चला जाएगा। तो सेम वर्क है बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा ये जो स्ट्रक्चर शो हो पा रहा है वो उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन होता है बच्चों, ना कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन होता है, ठीक है। ये तीसरा रिएक्शन था जो कि आप यहां पर समझ पाए होंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के द्वारा ये सब एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। 4 में बताया बच्चों, द फॉर्मेशन ऑफ 2 stereoisomers of methyl glucoside not explained by open chain structure. Open chain structure of glucose, but can be explained by cyclic structure of glucose। जो 2 फॉर्म है बच्चों, द फॉर्म ऑफ 2 द फॉर्मेशन ऑफ, कर दीजिए इसको ज्यादा अच्छा होगा, द फॉर्मेशन ऑफ 2 स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ मिथाइल ग्लूकोसिड। देखो आप, ग्लूकोसाइड, इसमें आपको बता दें बच्चों कि मिथाइल ग्लाइकोसाइड जो होता, ग्लूकोसाइड जो होता है वो अल्फा मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड होता है, एक मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड्स होता है। उसको आप ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब जरा यहां समझो कि क्या रिएक्शन हो रहा है। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि अगर कोई एल्डिहाइड हुआ, मान लो एल्डिहाइड है, और इसमें हम अल्कोहल से रिएक्शन करवाए बच्चों, मिथाइल अल्कोहल से, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। H+ का मतलब एस से ले लो, CH3OH और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग एसिडिक मीडियम में। तो हम अगर इसमें 2 मोल लेते हैं बच्चों, तो रिएक्शन कैसा होता है? यहां पर H होगा, OCH3 होगा, H होगा, OCH3 होगा, और यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहां से क्या बन पाएगा? RCH OCH3 OCH3, और ये क्या बन गया बच्चों? एसिटल, है ना, स्टेबल। और ये स्टेबल है आपका, क्योंकि पहला मोल रिएक्शन करते थे तो क्या बनता था? हेमिसिटल। दूसरा मोल करते थे तो बनता था एसिटल। हम दोनों एक साथ ही 1-2 मोल ले लिए कि एक एल्डिहाइड को अगर आप बनाना चाहते हैं एसिटल, तो आपको 2 मोल मिथनॉल या कोई भी अल्कोहल लेना ही पड़ेगा बच्चों। लेकिन क्या ऐसा ग्लूकोज के अंदर हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। ग्लूकोज के अंदर हो क्या रहा है बच्चों, ये समझो आप कि ग्लूकोज के अंदर हम एक ही मोल देते हैं अगर मिथाइल अल्कोहल यानी मिथनॉल, तो उसी एक मोल से ही वो
एसिटल का फॉर्मेशन कर दे रहा है, जबकि उसको 2 मोल यूज करना चाहिए था एसिटल बनाने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि 1 मोल अल्कोहल मिथनॉल डालने से ही वो एसिटल का फॉर्मेशन कर दिया, वो एसिटल बन गया और स्टेबल हो गया। तो ये कैसा हो पाएगा? तो इसको हम ओपन चेन से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे बच्चों। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का जो फॉर्म होता है उसी के अंदर अगर हम 1 मोल अल्कोहल डालेंगे, मिथनॉल डालेंगे, तभी एसिटल बन पाएगा। जैसे देखो आप, अगर हमारे पास ग्लूकोज का ये फॉर्म है बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्म, ऐसा है। ये हमारा क्या लिखा गया? अल्फा डी ग्लूकोज, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का बच्चों। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो हम ग्लूकोज तो हमारे पास था, उसके अंदर हम 1 ही मोल डाले मिथनॉल और वो क्या हो गया? एसिटल का फॉर्मेशन किया। इसका मतलब वो ओपन चेन से काम नहीं हुआ है, वो उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर से काम हुआ है। और देखो यहां पर अगर हम लोग CH3OH का रिएक्शन करवाएं हम लोग HCl के प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन क्या होता था बच्चों? यहां से निकालेंगे हम लोग OH और यहां से निकालेंगे H। थोड़ा और अच्छे से दिखा दे आपको, यहां से H निकालना है बच्चों, H2 निकल जाएगा और O से H3 यहां जुड़ जाएगा। ये जो एल्डिहाइड कार्बन का OH है बच्चों, हम उसी का यूज कर रहे हैं हम लोग। आप दूसरे OH को यूज नहीं करना आप लोग। तो एल्डिहाइड कार्बन का जो OH था हम उसका यूज करना है हम लोग को। तो ये देखो यहां पर क्या बन गया आपको, ये अल्फा डी, पहले बता दें मिथाइल अल्फा डी, क्योंकि ये जो राइट साइड है बच्चों तो अल्फा हो गया, डी ग्लूकोज, ये ग्लूकोसाइड बन गया आपका, ग्लूकोसाइड। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है बच्चों, स्पेसिफिक रोटेशन जो है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो +158 डिग्री है। तो ये बताओ आपको, ये जो हमारे पास जो मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड बना बच्चों, क्या ये ओपन चेन स्ट्रक्चर से बन गया कि उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर से बना? और देखो एक ही कार्बन पर 2 ईथर आ गया बच्चों, एक ऑक्सीजन ये वाला है, एक ईथर यहां पर, एक ईथर यहां पर। जैसे कि यहां पे ईथर 2 दिख रहा था, यहां भी 2 ईथर है। तो देखो एक ही मोल यूज किए हम लोग और हमारा ये क्या बन गया? एसिटल बन गया। तो क्या हम इस एसिटल फॉर्म को जो एक ही मोल से बन गया, क्या हम लोग ओपन चेन से दिखा पाएंगे? तो ये तभी ना बन पाया जब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट किया होगा। ठीक है। और उसी तरह से अगर हम इस OH को उधर कर दे बच्चों और मिथाइल अल्कोहल सिलेक्शन करवाए तो OCH3 इधर आएगा और वो क्या हो जाएगा? मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड हो जाएगा। उसका एंगल ऑफ रोटेशन -33 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बच्चों, डिग्री सेल्सियस नहीं सॉरी, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन -33 डिग्री हो जाएगा, जो कि लेबोलोज हो जाएगा। अब ये डेक्स्ट्रोलोज है आपका, डेक्स्ट्रोज है, ये राइटवर्ड घुमाया वो लेबो घुमाएगा आपको। तो ये दोनों जो है बच्चों, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड या मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर से, ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पाता बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसके एक ही मोल के अंदर डालने से, अल्कोहल डालने से आपका एसिटल बन जा रहा है, 2 मोल का नीड ही नहीं हो पा रहा है यहां पर। तो ये सारा जो रिएक्शंस है बच्चों, उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से ही एक्सप्लेन होता है, ओपन चेन से नहीं होता है। इसी को बताने का काम आज हम इस वीडियो में किए बच्चों। ठीक है,
और आशा है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, जिसमें कि हम आपको बताएंगे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए के बारे में बात करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इसको नोट्स बनाए, समझे अच्छे से इसको। ठीक है फिर, थैंक यू।